हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हमने स्टार्ट किया है मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज। हमने मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री को काफ़ी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखें, काफ़ी अच्छे से मैंने उसको बताया हुआ है। और उसको देखने के बाद आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस और काफ़ी अच्छा फील होगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपको पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कौन सा लाइन जो है वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये सारी चीज़ों का आपको आइडिया लगेगा एमसीक्यू सीरीज बनाने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इंडिया इन द 18th सेंचुरी एंड राइज ऑफ प्रोविंशियल स्टेट्स, और ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे लेटर मुगल्स के बारे में। लेटर मुगल्स का जो पीरियड होता है वो कहा जाता है 1707 में, जब औरंगजेब का डेथ हो जाता है तब स्टार्ट होता है लेटर मुगल्स का पीरियड। लेटर मुगल्स जो होते हैं वो वीक होते हैं। उनके टाइम में जो मुगल पीरियड होता है वो डिक्लाइनिंग स्टेज में होता है। नॉवेल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट कर राइज ऑफ द प्रोविंशियल स्टेट हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है लेटर मुगल्स में। देख लेते हैं आप पहला क्वेश्चन, हु इमर्ज एज अ विक्टोरियस इन द conflict of successor after the death of Mughal Emperor औरंगजेब in 1707। तो 1707 में जब मुगल एम्परर औरंगजेब का डेथ हो जाता है तो कौन सक्सेशन, उसके बाद जो रूलर बनता है वो उसमें कौन विक्ट्री होता है, मतलब कन्फ्लिक्ट जो सक्सेशन का होता है उसमें कौन जो उनका पुत्र होता है कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, और वो बनता है मुगल एम्पायर। तो वो होता है बहादुर शाह फर्स्ट, और वो इमर्ज होते हैं विक्टोरियस आफ्टर द कन्फ्लिक्ट ऑफ वॉर ऑफ सक्सेशन। और ये कब होता है 1707 में, जब किसका डेथ हो जाता है, औरंगजेब का डेथ होता है। उनको पॉपुलरली क्या कहा जाता है, शाह आलम फर्स्ट भी कहा जाता है और शाह बेखबर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, शाह आलम फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट, शाह बेखबर, सब इन्हीं को कहा जाता है। काफी खान के द्वारा शाह बेखबर कहा जाता था, क्योंकि वो क्या करते थे ना, शाह बेखबर उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो अपीज करने की कोशिश करते थे सारे पार्टीज को बाय गिविंग या टाइटलिंग ग्रांट्स और रिवार्ड्स। वो लास्ट मुगल से जिन्होंने एंजॉय किया था ऑल अथॉरिटी इन रियल जॉब। ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनको शाह आलम फर्स्ट भी कहते हैं, शाह बेखबर भी कहते हैं। ही अडॉप्टेड मोर टॉलरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड द हिंदू चिफ्स एंड राजास। There was no destruction of temple in his reign. He granted choth of Deccan to Maratha chiefs. हमें बता रहे हैं यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो बिल्कुल पहला तो बिल्कुल सही है कि वो काफ़ी ही टॉलरेंट थे। हमने देखा था औरंगजेब के पीरियड में कि वो काफ़ी इनटॉलरेंट हो गया था, और इनटॉलरेंट होने की वजह से वो बहुत सारे टेम्पल्स का डिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या बोलते हैं उसका, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था, डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था। साथ ही साथ उसने क्या किया था, जजिया जो नन मुस्लिम के ऊपर टैक्स जो लगता है उसको स्टार्ट कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें हुई थी औरंगजेब के बाद। लेकिन जो बहादुर शाह फर्स्ट होते हैं यानी शाह आलम फर्स्ट, जिनको शाह बेखबर भी कहा जाता है, उन्होंने काफ़ी टॉलरेंट एटीट्यूड अपनाई थी हिंदू चिफ्स और राजा के टुवर्ड्स। ये बिल्कुल सही बात है। देयर वाज नो डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल इन हिज रेन, ये भी बिल्कुल सही बात है। ही ग्रांटेड चौथ ऑफ द डेक्कन टू मराठा चिफ्स, नहीं, ये गलत है हमारा। इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा करेक्ट। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो बहादुर शाह फर्स्ट होते हैं वो पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज और कंसोलिएशन को अपनाते हैं। और देयर वाज एविडेंस ऑफ रिवर्सल ऑफ सम ऑफ द नैरो माइंडेड पॉलिसी जो कि अपनाया गया था किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। वो मोर टॉलरेंट जो पॉलिसी है वो अपनाते हैं। और बहादुर शाह जो फर्स्ट है वो ग्रांट करते हैं राइट टू कलेक्ट सरदेशमुखी ऑफ डेक्कन बट नॉट चौथ टू द मराठा। तो सरदेशमुखी जो डेक्कन से कलेक्ट किया जाता था वो उन्होंने इशू किया था, ग्रांट किया था, बट चौथ के लिए वो नहीं ग्रांट किए थे। इसलिए हमारा स्टेटमेंट जो थर्ड है वो करेक्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statement is incorrect in the context of मुगल एम्परर जहांदार शाह। तो जहांदार शाह के रिगार्डिंग हमें बताना है कि वो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इन द सिविल वॉर ऑफ फॉलोइंग द बहादुर शाह डेथ वन ऑफ हिज लेस एबल सन जहांदार शाह इमर्ज्ड एज द विक्टोरियस। बिल्कुल सही बात है कि इन द सिविल वॉर फॉलोइंग द बहादुर शाह डेथ, बहादुर शाह के डेथ के बाद जो उनका लेस एबल सन होता है जहांदार शाह, वो विक्टोरियस
इमर्ज होता है, बिल्कुल सही है। जहांदार शाह वाज सपोर्टेड बाय द जुल्फिकार खान, द मोस्ट पावरफुल नोबल ऑफ द टाइम। तो जुल्फिकार जो होता है वो पावरफुल नोबल होता है जहांदार शाह के टाइम का, और वो उनको सपोर्ट करता है इसमें। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। जहांदार शाह री इम्पोज जजिया प्रैक्टिस, नहीं, ऐसा नहीं था, उसने री इम्पोज नहीं किया था। एक्चुअली उसने क्या किया था, एबॉलिश कर दिया था जजिया प्रैक्टिस को। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो इनकरेक्ट है। ड्यूरिंग जहादार शाह रेन, जयसिंह ऑफ आम्बेर वाज गिवन द टाइटल ऑफ मिर्जा राजा सवाई एंड अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ मालवा। ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो जयसिंह है आम्बेर के राजा, उनको टाइटल दिया जाता है मिर्जा राजा का और अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ मालवा के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा इनकरेक्ट, क्योंकि जजिया की जो प्रैक्टिस होती है वो फॉर्मली अबॉलिश कर दी जाती है जहांदार शाह के द्वारा। और कब अबॉलिश किए जाते हैं, 1712 एडी में। और ये जो अबॉलिशमेंट होता है जजिया का, वो एक्चुअली एडवाइस पे होता है। और वो कौन एडवाइस देता है उनको, जो तुरानी नॉवल होते हैं अरशद खान, वो उनको एडवाइस देते हैं उसको अबॉलिश करने के लिए। जजिया आपको पता है वो एक टैक्स होता है जो नन मुस्लिम के ऊपर अपनाया जाता था, और री इम्पोज किसके द्वारा किया गया था, औरंगजेब के द्वारा। और इसके पहले अबॉलिश किसके द्वारा किया गया था, अकबर के द्वारा। 4th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड मुगल एम्परर जहांदार शाह रेन कम टू एन अर्ली एंड। तो कैसे जहांदार शाह का जो रेन था वो पहले ही एंड पे आ गया था, ये हमें बताना। ही वॉज डिपोज्ड बाय हिज वजीर, ही डाइड ड्यू टू स्लीप व्हाइल क्लाइंबिंग डाउन स्टेप्स, ही वॉज डिफीटेड बाय हिज नेफ्यू इन अ बैटल एंड ही डाइड ऑफ सिकनेस ड्यू टू द टू मच कंजम्पशन ऑफ वाइन। हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो है वो करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर करेक्ट। सीढ़ियों से गिरकर तो किसकी डेथ हुई थी, वो बाबर की नहीं, हुमायूं की डेथ हुई थी। जहाँ अपना जो दिल्ली में एक सिटी था जहाँ अपना वहाँ की जो लाइब्रेरी थी, वहाँ की सीढ़ियों से गिरकर किसकी डेथ हो गई थी, हुमायूं की डेथ हो गई थी। ये हमने देखा था। ही वॉज डिफीटेड बाई हिज नेफ्यू इन अ बैटल। ये बिल्कुल सही बात है। उसका जो नेफ्यू था उसका नाम था फरुख शियार, और उसी से वो डिफीट हो जाता है बैटल में, और उसका जो रेन होता है वो एंड हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा करेक्ट। जहांदार शाह जो है वो असेंड करते हैं थ्रोन को 1712 एडी में, जब उसके पिताजी का डेथ हो जाता है, बहादुर शाह फर्स्ट का डेथ हो जाता है। और जहांदार शाह के रेन के टाइम पे क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो फॉर्मली किसके हैंड में था, जुल्फिकार खान के हैंड में था, जो कि एक नॉवेल था और उसने उसको सपोर्ट किया था। लेकिन 1713 एडी के अंत में क्या होता है कि जहांदार शाह जो होता है वो डिफीट हो जाता है किससे, फरुख शियार से, आगरा में, जो उसका नेफ्यू होता है। 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म इजारा वाज यूज्ड इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, इट रेफर्स टू। तो इजारा जो है वो यूज़ किया गया मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, और ये किस चीज़ को बताता है, फर्टाइल लैंड, रेवेन्यू फार्मिंग, ऑफिसर इन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, प्रैक्टिस ऑफ किसिंग एम्परर हैंड। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द इजारा। तो इजारा एक्चुअली क्या होता था, वो एक्चुअली होता था रेवेन्यू फार्मिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। इजारा जो टर्म यूज होता था मुगल एम्परर के टाइम पे, वो किसके लिए होता था, रेवेन्यू फार्मिंग के लिए होता। और इसका मेनली क्यों होता है, तो बूस्ट अप द स्टेट रेवेन्यू इन बंगाल। बंगाल के स्टेट रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया था, जहांदार शाह के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था, जो बहादुर शाह के फर्स्ट के पुत्र थे। और इसमें क्या होता था कि जो पीजेंट्स होते थे उनके पास जो रिसोर्सेस होते थे वो अवेलेबल नहीं होते थे कल्टिवेशन के लिए, और या तो कैलेमिटी हो जाती थी या तो उनके पास रिसोर्सेस ही नहीं होते थे, और कल्टिवेशन जो था वो नहीं होता था। तो इस इजारा में क्या होता था ना कि जो फार्मिंग होता था वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा किया जाता था, जो हायर बिडिंग करते थे लैंड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर। Which of the following Mughal emperor granted duty-free trading facilities to the English of Bengal? तो इनमें से कौन सा जो मुगल एम्परर होता है वो ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है इंग्लिश को बंगाल में? अकबर, बहादुर शाह, जहांगीर और फरुख शियार। तो वो फरुख शियार होता है जो ग्रांट करता है मुगल्स को ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग के लिए, और ये कब करता है, 1717 एडी में करता है। और फरुख शियार जो है वो थ्रोन पे कब बैठा है, 1713 एडी में, किसको हरा के, किसको डिफीट करके, जहांदार शाह को, जिसका वो नेफ्यू रहता है, ठीक है। और सैयद ब्रदर की हेल्प से करते हैं, और बाद में सैयद ब्रदर ही उसको मार देते हैं 1719 एडी में। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाता है करेक्ट, क्योंकि फरुख शियार होते हैं जो ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं किसको, इंग्लिश को बंगाल में। सैयद ब्रदर प्लेड अ की रोल इन
enthroning Farrukhsiyar as a Mughal emperor, the two Sayyid brothers. तो वो कौन कौन से सैयद ब्रदर थे? अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, बोथ ए एंड बी, और सबैनी खान। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है रिगार्डिंग द सैयद ब्रदर। वो कौन से सैयद ब्रदर थे जिन्होंने हेल्प किया था फर्रुखसियार को थ्रोन पे बैठने के लिए, और बाद में वही लोग इनको मार देते हैं। तो ये दोनों ही, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। और ये काफ़ी इन्फ्लुएंस है मुगल कोर्ट में आफ्टर द औरंगजेब। आपको पता है कि औरंगजेब की जैसे ही डेथ होती है तो मुगल जो होती है वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो सेंट्रल पावर अथॉरिटी होती है वो काफ़ी वीक हो जाती है। जो लेटर मुगल्स होते हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, और इस वजह से नॉवेल्स जो हैं उस टाइम पे काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं और वो किंग मेकर्स हो जाते हैं। और अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को क्या कहा जाता है? किंग मेकर्स भी कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ लेटर मुगल रूलर्स? तो इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट क्रोनोलॉजी है लेटर मुगल्स का, ये हमें बताना है। जहांदार शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, बहादुर शाह, फर्रुखसियार, फर्रुखसियार, बहादुर शाह, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह। तो हमने देखा कि जहाँ ये औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जो फर्स्ट होते हैं, जिनको शाह बेखबर भी कहा जाता है, वो बैठते हैं गद्दी पे। उसके बाद उनका जो पुत्र होता है जहांदार शाह, वो बैठता है। उसके बाद बैठता है फर्रुखसियार जो नेफ्यू होता है, और उसके बाद बैठता है मोहम्मद शाह जिसको रंगीला भी कहा जाता है। तो हमारा जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा वो हमारा डी नंबर हो जाएगा। और मोहम्मद शाह के टाइम पे ही क्या होता है? नादिर शाह का आक्रमण होता है इंडिया में 1739 AD में। फर्रुखसियार के टाइम पे हमने देखा था कि ये फ्री पासेस देता है किसको? ब्रिटिशर्स को बंगाल में ट्रेड करने के लिए, ये भी हमने देख लिया था। जहांदार शाह को हेल्प कौन करता है? जुल्फिकार खान करता है हेल्प। और बहादुर शाह ने अपनाई थी टॉलरेंट पॉलिसी टूवर्ड्स द हिंदूज और अदर रिलीजन्स। तो इनका पीरियड कब तक रहा है? बहादुर शाह का फर्स्ट का जो पीरियड है वो 1707 से 1712 AD तक रहा है। जहांदार शाह का जो पीरियड रहा है वो 1712 से 1713 होता है। फर्रुखसियार का 1713 से 19 होता है, जिसमें अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान का इंपॉर्टेंट रोल रहता है उसको थ्रोन और डिथ्रोन करने में। और मोहम्मद शाह का पीरियड रहता है 1719 से 1748 AD तक। 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following later Mughals ruler ruled for the longest period? तो इनमें से कौन सा जो लेटर मुगल रूलर रहा है जिसने रूल किया था काफ़ी लॉन्गेस्ट पीरियड तक, इसके बारे में हमें बताना है। तो वो था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने रूल किया था 1719 से 1748 ईस्वी तक, यानी 1719 से 1748 AD तक मोहम्मद शाह ने रूल किया था। इसी के टाइम पे नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 AD में। इसको रंगीला भी कहते हैं, इसको टाइटल रंगीला, क्योंकि वो काफ़ी लग्जरियस का फॉन्ड ऑफ था। म्यूज़िक, डांस, अल्कोहल, वुमन, एनिमल, ये सारी चीज़ों को वो काफ़ी फॉन्ड ऑफ हुआ करता था, और इसी वजह से इसका नाम जो पड़ा था वो रंगीला पड़ा था। 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर इंडिया वाज अटैक्ड बाय द नादिर शाह? और ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि वो है मोहम्मद शाह 1739 में। और ये क्या करता है? जो पिकॉक थ्रोन होता है वो भी अपने साथ लेके चला जाता है शाहजहाँ के टाइम का। तो मोहम्मद शाह के टाइम पे 17 जो उसका पीरियड है 1719 से 1740 इंडिया को अटैक किया जाता है नादिर शाह के द्वारा, और वो ईरान का रूलर होता है, यानी पर्शिया का रूलर होता है, वो इन्वेड करते हैं इंडिया में 1738 से 39 के बीच में। और मुगल आर्मी को वो डिफीट कर देते बैटल ऑफ करनाल में, जो कि होता है कहाँ पे, कब होता है? 24 फरवरी 1739 AD को। 11th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नादिर शाह इन्वेजन इन इंडिया। तो नादिर शाह की इन्वेजन के रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट देखना है। इन द बैटल ऑफ करनाल मोहम्मद शाह डिफीटेड एंड he was imprisoned by Nadir Shah. He assumed the title of Hindustan Allah after defeating Mughal emperor. He carried away the famous Kohinoor diamond and jewel-studded peacock throne of Shahjahan. उसके बाद he compelled Muhammad Shah to cede him all the provinces of the Mughal empire east of the Indus River. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द नादिर शाह इन्वेजन इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि बैटल ऑफ करनाल में मोहम्मद शाह जो है वो डिफीट हो जाता है किससे? नादिर शाह के द्वारा, और उसको इम्प्रिजन भी कर लिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ हिंदुस्तानी आला आफ्टर डिफीटिंग मुगल एम्परर। बिल्कुल गलत बात है, वो ऐसा कोई भी ये
एज्यूम टाइटल एज्यूम नहीं करता है, तो ये तो गलत है। ही कैरिड अवे द फेमस कोहिनूर डायमंड एंड ज्वेल स्टेटेड पीकॉक थ्रोन ऑफ द शाहजहां, बिल्कुल सही बात है। ही कंपेल्ड मोहम्मद शाह टू सीड हिम ऑल द प्रोविंसेस ऑफ द मुगल एम्पायर ईस्ट ऑफ इंडस रिवर, गलत बात है। 1 और 3 जो है हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। बैटल ऑफ करनाल 1739 में होता है। नादिर शाह जो कि ईरान से बिलोंग करता है और मोहम्मद शाह जो कि मुगल रूलर है, उनके बीच में लड़ाई होती है और वो इसमें जो है मुगल रूलर जो होता है वो डिफीट हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, नादिर शाह जो है वो फेमस जो पिकॉक थ्रोन होता है शाहजहां के पीरियड का, कोहिनूर और दरिया एंड नूर डायमंड को अपने साथ लेके चला जाता है। मोहम्मद शाह जो है वो पावर रिटेन करता है मुगल एम्पायर का, और जो ऑल मुगल्स लैंड जो होते हैं इंडस रिवर के वेस्ट में वो सीड कर देते हैं, मतलब सौंप दिए जाते हैं किसको, नादिर शाह को, ना कि ईस्ट वाले पार्ट, ये ध्यान रखना आपको। और नादिर शाह कोई भी टाइटल एज्यूम नहीं करता है। With the gradual weakening and decline of Mughal Empire, which regional force asserted themselves? तो ग्रेजुअल वीकनिंग और डिक्लाइन ऑफ द मुगल, विच रीजनल फोर्सेस एसर्टेड देमसेल्फ, तो वो कौन से रीजनल फोर्सेस है जो एसर्ट करते हैं? बंगाल, मैसूर, मराठा, ऑल ऑफ द एबव हमें बताना है। तो ये तीनों ही एम्पायर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है उनको डिक्लाइन करने में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। ग्रेजुअल वीकनिंग होने लगता है लेटर मुगल पीरियड्स में, सेंट्रल अथॉरिटी वीक होने लगती है और लोकल रीजन जो पॉलिटिक्स होता है वो रीजन वाइज बटने लगते हैं। सारे रीजन जो रूलर्स होते हैं, नोबल्स होते हैं, वो अपनी अपनी रूलिंग स्थापित करने लगते हैं और इससे बहुत सारे सेमी इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पावर्स का जन्म होता है, जैसे कि बंगाल, अवध, हैदराबाद, मशहूर और मराठा किंगडम्स। राइज ऑफ प्रोविंशियल स्टेट के बारे में देख लेते हैं और पहला क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज फाउंड बाई निज़ामुल मुल्क, आसफ जाह, अली वर्दी खान, शहादत खान और सादतुल्लाह खान। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो फाउंड किया जाता है निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। हैदराबाद जो है वो फाउंड किया जाता है निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह के द्वारा 1724 AD में, और वो इंटरमीडिएटली वाइसराय होता है कहाँ का, डेक्कन का, मुगल एम्पायर का। तो ये भी ध्यान रखना है कि वो वैसे तो फाउंड करता है हैदराबाद सिटी को, हैदराबाद स्टेट को, और साथ ही साथ वो क्या होता है, डेक्कन का वाइसराय भी होता है मुगल एम्पायर के अंदर 1713 से 1721 AD तक। ही बिकेम वर्चुअली इंडिपेंडेंट एंड फाउंडेड द डायनेस्टी ऑफ निजाम्स ऑफ हैदराबाद। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 14th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Consider the following statement. Nizam-ul Asif Jah followed the intolerant policy towards Hindus. The Carnatic was one of the subas of Mughal Deccan and it came under the Nizam of Hyderabad. The repeated struggle for the Nawabship of Carnatic provided opportunity to the European companies to directly interfere in the Indian politics. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे कि निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह फॉलो करता है इनटॉलरेंट नहीं, टॉलरेंट पॉलिसी फॉलो करता है, ठीक है। टॉलरेंट पॉलिसी फॉलो की जाती है और उसके जो कोर्ट में दीवान जो होता है वो भी हिंदू ही होता है, ठीक है। तो पहला बिल्कुल गलत है हमारा। सेकेंड जो है कर्नाटिक वॉज वन ऑफ द सुबाज ऑफ मुगल डेक्कन एंड इट केम अंडर द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, बिल्कुल सही बात है। हमारा ऑप्शन जो इस स्टेटमेंट सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट। द रिपीटेड स्ट्रगल फॉर इट्स नवाबशिप ऑफ कर्नाटक प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू द यूरोपियन कंपनीज टू डायरेक्टली इंटरफेयर इन द इंडियन पॉलिटिक्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। निज़ाम मुल्क आसफ जाह ने फॉलो किया था टॉलरेंट पॉलिसी को, और आपको पता है कि मुगल एम्पायर के अंदर कर्नाटक जो है एक सूबा था और किसके अंदर था, गवर्नर ऑफ डेक्कन के अंदर। तो गवर्नर ऑफ डेक्कन हमने देखा था कि जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो गवर्नर ऑफ डेक्कन भी रहे थे, और ये किसके अंदर आ जाता है, निज़ामी के अंदर आ जाता है। लेटर जो होता है नवाब जो कर्नाटक होता है सादतुल्लाह खान, वो इस्टेब्लिश करता है इंडिपेंडेंट स्टेट कर्नाटक को और अपने ऑफिस को बना देता है वो हेरिडेटरी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि सादतुल्लाह खान जो है वो इस्टेब्लिश करता है इंडिपेंडेंट स्टेट को। 1740 के बाद क्या होता है कि जो कर्नाटक का जो अफेयर्स होता है वो बिगड़ने लगता है, क्योंकि स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू होता है नवाबशिप का, और वो अपॉर्चुनिटी देता है यूरोपियन पावर को यहाँ पे डायरेक्टली इंटरफेरेंस देने के लिए। तो घर में झगड़ा होगा तो बाहर तो आएंगे ही, ये आपको ध्यान रखना है।
और निज़ामुल फॉलो द टॉलरेंट पॉलिसी टूवर्ड्स द हिंदू, और वो हिंदू के टूवर्ड्स टॉलरेंट पॉलिसी अपनाते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमें देखना होता है, जो पूरन चंद होते हैं वो एक हिंदू दीवान होते हैं उसके कोर्ट में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। नेक्स्ट क्लास में हम 15th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।